दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथियों, चाहे कोई UKSSC हो, UKPSC हो या कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में बनते हैं साथियों। तो साथियों, इसके सारे क्वेश्चंस जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों तक हम जाएंगे। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग। सबसे पहले देखते हैं साथियों, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना देखिए, कब हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस तब से मनाया जाता है। 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह एक कैसी बॉडी है दोस्तों, यह एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में का इसका वर्णन है। एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है साथियों। ठीक है, निर्वाचन आयोग कैसी बॉडी है साथियों, एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय। ठीक है, 15 अक्टूबर 1989 तक एकल सदस्यीय था साथियों। ठीक है, 1989 से क्या कर दिया साथियों, इसके 2 सदस्य और जोड़ दिए गए थे 1989 में, अर्थात इसके टोटल कितने मेंबर हो गए थे फिर 3। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले क्या था, 1950 से 1989 तक, 1950 से 1989 तक क्या था, इसका सिर्फ एक ही सदस्य होता था। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक ही होता था, मुख्य निर्वाचन आयोग। 1989 में क्या कर दिया, 2 और इसके अन्य निर्वाचन आयोग तो जोड़ दिए गए थे। ठीक है, टोटल कितने मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक अन्य निर्वाचन आयुक्त, टोटल 3 हो गए। फिर क्या किया था साथियों, फिर 1990 में इसको 1990 को इसको एक ही एकल सदस्य फिर बना दिया गया। ठीक है, इसको फिर एकल सदस्य बना दिया गया था। उसके बाद साथियों एकल सदस्य बना दिया गया, तो फिर पुनः साथियों 1993 में क्या किया, इसको फिर से इसको बहुसदस्यीय यानी कि 3 सदस्यीय, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है साथियों, तो 1993 से साथियों ये अभी कितने लगभग 3 सदस्यीय निकाय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है साथियों, 15 अक्टूबर 1989 एकल सदस्यीय, 1989 मैंने बता दिया आपको। ये जो 89 में क्या हुआ था साथियों, 89 में वोट देने की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। जनवरी 1990 में फिर एकल सदस्य कर दिया, ये बता दिया आपको मैंने, ये सब बता दिया है। एक अखिल भारतीय संस्था है साथियों, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। ठीक है साथियों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है, जो राज्य की जो नगर निकाय, जो नगर की जो नगर पंचायतें होती है, नगरीय पंचायतों जो का चुनाव होता है, उसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग राज्य का होता है साथियों। वो आर्टिकल 243 के में है शायद, आई थिंक 243 के में है। ठीक है साथियों, उसका इससे कोई लिंक नहीं है साथियों। ठीक है, बाकी जो लोकल जो लोकसभा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, इन सभी के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राष्ट्रपति चुनाव हो, सभी के लिए इलेक्शन कमीशन ही चुनाव कराता है। ठीक है साथियों, अब देखो साथियों, सेवा शर्त राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करता है। इनकी सेवा शर्त कौन निर्धारित करता है साथियों, राष्ट्रपति महोदय। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल साथियों 6 और 65 वर्ष जो भी पहली हो वो होता है। ठीक है, 65 वर्ष से अगर उसकी एज कम है तो इसका मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे उसकी नियुक्ति हो गई 64 साल में। ठीक है, 64 साल में उसकी नियुक्ति होती है, तो वो एक ही साल तक करेगा, क्योंकि उसको 65 साल उसकी मैक्सिमम है। 65 साल से अगर ज़्यादा होगी तो नहीं हो सकता है। अगर उसकी 60 साल है या फिर 59 साल है, 59 से 6 साल आप लगा दीजिए, 6 साल आप लगा लीजिए, तो 6 के हिसाब से आप ये मान के चलिए, तो 65 साल 6 वर्ष तक वो पूरा करेगा। ठीक है, 6 या 65 में से जो भी उसको पहले होगा तब वो क्या हो जाएगा साथियों, रिटायर चले जाएगा। ठीक है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो कार्यकाल है वो 6-62 है। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को इससे पहले क्या दे सकते हो, त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन अन्य को हटाना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति क्या लेता है, सलाह लेता है, ठीक है। जैसे 2 अन्य को हटाना है तो राष्ट्रपति क्या करता है, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेके उनको हटाता है। सभी को हटाना है तो उसी आधार पर जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए साथियों 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तो सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होगी, ठीक है साथियों। अब देखिए हम इसके कार्य की बात करते हैं। चुनाव, इसके क्या कार्य हैं, चुनाव समय का निर्धारण करता है साथियों, चुनाव की तिथियों और कार्यक्रम करवाता है, ठीक है, कार्यक्रम का भी निर्धारण करवाता है। और चुनाव कराना इसका काम है, मेनली 6 मुख्य चुनाव कराता है। देखिए साथियों 6 कौन कौन से चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी के चुनाव कौन कराता है, भारत का इलेक्शन कमीशन। फिर क्या कौन सा कार्य है साथियों, उसके मतदाताओं की पंजीकरण सूची तैयार करता है। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में, ठीक है साथियों। चुनाव का नामांकन स्वीकार करता है साथियों। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, पार्टियों का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, आचार संहिता लागू करता है साथियों। दलों के मान्यता संबंधी विवाद पर न्यायालय की भांति काम करता है। चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि का भी ये क्या करता है, निर्धारण करता है, ठीक है साथियों। राष्ट्रपति को एमपी की नियोग्यता की संबंधी सलाह देता है। एमपी को जो नियोग्यता है उनसे संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देता है। ये कौन से आर्टिकल में साथियों, अनुच्छेद 103 में, ठीक है। अनुच्छेद 102 में क्या है साथियों, सदस्यों के लिए निर्भरता है। निर्भरता का मतलब डिसेबिलिटी मीन्स मतलब निर्योग्यता भी इसको कह सकते हो, तो निर्भरता, क्योंकि संविधान में निर्भरता शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है साथियों। अब फिर उसके बाद क्या है, राज्यपाल को एमएलए या एमएलसी, एमएलए या एमएलसी का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी का मतलब साथियों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की नियोग्यता पर जो विधानसभा और विधान परिषद है उनकी नियोग्यता संबंधी ये सलाह करता है। आर्टिकल 191 की तरह उनकी नियोग्यता में से संबंधित है। और 192 में क्या है, निरर्थ सदस्यों के से संबंधित प्रश्नों का निश्चय इसमें 192 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन, देखिए साथियों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को 1 वर्ष से अधिक के लिए लगाना है तो इलेक्शन कमीशन की सलाह लेनी आवश्यक हो जाती है साथियों, ठीक है। अगर जैसे आर्टिकल 3 इमरजेंसी हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360, तो 356 में क्या है, आंतरिक आपात वाली बात की जाती है। आंतरिक आपातकाल अगर को हमें एक्सटेंड करना है 1 वर्ष से अधिक के लिए तो हम इलेक्शन कमीशन से क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करता है, इलेक्शन कमीशन से सलाह लेता है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिचयन करता है और इसका काम क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिचयन करना और अध्यक्षता और परिचयन आयोग की अध्यक्षता खुद ही करता है, ठीक है। चीफ सी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। अभी देखिए अभी तक साथियों कितनी बार परिचयन हुआ है, देखिए पहला 1952 में परिचयन हुआ था, फिर 1961 में परिचयन हुआ था, फिर 1973 में परिचयन हुआ था, फिर 2002 में, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का दर्जा से संबंध देख लेते हैं साथियों, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, कौन सी शर्तें होती हैं, ठीक है। पहली शर्त क्या है, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, देखिए उस पार्टी को लोकसभा या विधानसभा, ठीक है, लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों से वैध मतों का 6% वोट मिला हो, साथ ही 4 लोकसभा सीट हो जो राज्य या राज्यों से हो सकती है, ठीक है। पहली शर्त ये, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकसभा की 2% सीट हो जो 3 राज्यों से कम हो, ठीक है, जो 3 राज्यों से कम हो, या, ठीक है साथियों, इसके बीच में या लगा देना। अगर ये नहीं होगा तो ये चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। तीसरी कंडीशन क्या है, न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए, या तो उसको न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए, ये कंडीशन। इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। राज्य पार्टी के लिए क्या है, राज्य पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% सीटें मिली हो, वैध मतों का विधानसभा चुनाव में 6% उसको वोट मिले हो, साथ ही साथ 2 विधानसभा सीट भी होनी चाहिए, ठीक है, 2 विधानसभा सीट भी होनी चाहिए, या जिस राज्य में हमें राज्य पार्टी का दर्जा को दिलाना है, राज्य पार्टी जिस राज्य में है वो मतलब लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 6% हो, साथ में 1 लोकसभा सीट मिली हो, या तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए।
या फिर उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटों जो भी अधिक हो उसे मिली हो, ठीक है। या फिर और कौन सी कंडीशन, या उस राज्य में प्रत्येक 25 में से एक सीट उस पार्टी को मिला हो, ठीक है। अब देखिए साथियों, भारत में अभी वर्तमान समय में टोटल राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? 8। ये क्वेश्चन बन सकता है, टोटल कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां। अभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियां भी होती है, कुछ राज्य स्तरीय पार्टियां भी होती है, तो उसमें मिलान करने के लिए आ जाता है। तो टोटल वर्तमान समय में साथियों भारत में टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं? 8 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, ठीक है साथियों। कौन कौन सी 8 राष्ट्रीय पार्टियाँ? पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप लोग जानते होंगे। हाथ इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है। स्थापना 1850 में एओ ने की थी, ठीक है साथियों। वर्तमान में सोनिया गांधी इसके अध्यक्ष हैं। वैसे ही जनता पार्टी, इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। वैसे ही बहुजन समाज पार्टी साथियों, बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने इसकी स्थापना की थी। हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। और देखिए पहला कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी क्या है? एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसका क्या चुनाव चिन्ह है? बाली काटती हंसिया है, ठीक है। बाली काटती हंसिया इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है। इसका चुनाव चिन्ह को भी याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय, फिर उसके बाद 5वीं पार्टी कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, ठीक है। इसका क्या है संकेत? इसका है हंसिया और हथौड़ा। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या है? घड़ी है, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या है? घड़ी है। फिर 7वें नंबर की पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी का क्या है? किताब। फिर 8वें नंबर की पार्टी कौन सी है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। उसका क्या है संकेत? जो चुनाव चिन्ह है वो फूल और घास है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। भारत में 8 पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की। कौन कौन सी पार्टियां हैं? एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, घड़ी उसका चिन्ह है, फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी, फिर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये टोटल 8 पार्टियाँ भारत में भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं। भारत में चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग, कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं साथियों। भारत में चुनाव शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था साथियों? 1892 में हुआ था, ठीक है। 1892 में पहली बार चुनाव शब्द का प्रयोग हुआ था भारत में। 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला साथियों? 1919 में। 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था निर्वाचन आयोग का। तो पहले निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे साथियों? सुकुमार सेन, ठीक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 25। और वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है साथियों? 25वें नंबर के जो है वो है राजीव कुमार। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है 15 मई 2022 से, ठीक है साथियों। अब देखिए कुछ निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ और फैक्ट्स भी है साथ ही, कुछ और टॉपिक भी हैं, इससे कहीं ना कहीं इसे लिंक करते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने के चांस रहते हैं साथियों, ठीक है। तो देखिए वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब साथियों समझ रहे होंगे, अगर किसी की नियुक्ति हो भी गई तो इसमें एक प्रोविज़न अभी तो भारत में ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसमें क्या है साथियों, कोई इलेक्शन, कोई निर्वाचित हो भी जाता है तो मतदाता क्या कर सकते हैं? अपने वोट को वापस ले सकते हैं, ठीक है। राइट टू रिकॉल, इसकी अगर भारत में इसका इतिहास की बात करें तो भारत में सबसे पहले 2002 में वेंकट सलैया समिति ने इसके बारे में एक सिफारिश की थी, राइट टू रिकॉल होना चाहिए बोला था, बट ये लागू नहीं हो पाया था साथियों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? अप्रैल 2002 में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिला की एक अनूपपुर पंचायत है साथियों, अनूपपुर पंचायत की पल्लविका पटेल जो थी को मतदाताओं ने उसको हटा दिया था साथियों, ठीक है। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है, ठीक है साथियों, इसको भी याद कर लेना। अब देखिए साथियों इलेक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ईवीएम, क्योंकि ईवीएम का संबंध इलेक्शन से तो है ही। इसकी शुरुआत देखिए साथियों, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी केरल में 1982 में, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी भारत में। 1989 में जनप्रतिनिधि अधिनियम के माध्यम से ईवीएम को अपनाने की बात कही गई थी साथियों। 1990 के दशक में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी साथियों ईवीएम के लिए। इसने कहा था कि सिफारिश की थी इसने कि भारत में ईवीएम होना चाहिए, ठीक है साथियों। इसने क्या बोला? भारत में ईवीएम होना चाहिए। फिर 12वीं लोकसभा चुनाव में साथियों पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त साथियों तब कौन थे? चावला नवीन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जब पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था कौन सी लोकसभा में किया गया था? 12वीं लोकसभा में किया गया था। और उस वक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चावला नवीन थे, ठीक है। इसे चावला नवीन जी ने क्या कहा था? इलेक्शन कैलकुलस कहा था इसको, ठीक है। इसको क्या कहा था? ईवीएम मशीन को क्या कहा था उन्होंने? इलेक्शन कैलकुलस, ठीक है।
अब देखिए साथियों, एक पॉइंट ये भी है, एक नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है साथियों, अगर कोई किसी को भी वोट नहीं देना चाहता है तो नॉन ऑफ द अबव इसका फुल फॉर्म होता है, नॉन ऑफ द अबव, किसी को वोट नहीं देना चाहता तो इस बटन को दबा सकता हो, ठीक है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करें साथियों, इसकी शुरुआत की यदि बात करें 1976 में इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी 1976 में यूएसए से। भारत में 14वां देश नोटा लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? भारत में ये पूरी तरह से अभी लागू हो चुका है साथियों, ठीक है। 14वां देश है पूरे भारत का नंबर इसका 14वां है, ठीक है साथियों। पूरी दुनिया में लागू करने वाला भारत 14वां देश है नोटा को। 2009 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्थानीय चुनाव में सबसे पहले भारत में प्रयोग किया गया था, छत्तीसगढ़ स्थानीय चुनाव में नोटा का। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विधानसभा चुनाव होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा चुनाव में भी इसको लागू करना किया जाना चाहिए 13 में। उसके बाद 18 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नोटा राज्यसभा चुनाव में नहीं लागू होगा, ठीक है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका विरोध किया था, ठीक है। राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए बोला। अब साथियों, अब देख लेते हैं डिज़ाइन किसने तैयार किया था इसका नोटा का? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद ने इसका क्या किया था? डिज़ाइन तैयार किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद ने नोटा का डिज़ाइन तैयार किया था। अब एक टॉपिक ये भी है, ईवीएम वीवीपैट। ईवीएम वीवीपैट का मतलब क्या था? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टूल। जैसे साथियों इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने वोट गलत डाल दिया है, जैसे इसने किसी मतदाता ने वोट डाला, तो वोट डालने के वो लगभग 7 सेकंड के अंदर वो पर्ची निकाल कर चेक कर सकता है कि मैंने किसको वोट किया था, ठीक है साथियों। इसका मतलब यही होता है। पहला ट्रायल हुआ था इंडिया में, नागालैंड में इसका ट्रायल हुआ था पहला वीवीपैट मशीन का, ईवीएम वीवीपैट का। उसके बाद पहली बार प्रयोग हुआ था मिज़ोरम में, ठीक है। पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? मिज़ोरम में, भारत के राज्य मिज़ोरम में इसका प्रयोग पहली बार था। 7 सेकंड का टाइम दिया जाता है इसमें, पर्ची निकाल कर वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब साथियों कुछ मतदान के प्रकार हैं। मतदान के कितने प्रकार हैं साथियों? खुला मतदान, जैसे सामान्यतः खुला मतदान है, बंद मतदान है, भारित मतदान है, प्रॉक्सी मतदान है, नकारात्मक मतदान। खुला मतदान क्या होता है साथियों? जैसे सामान्यतः आप लोग देखते होंगे लोकसभा चुनाव में हम लोग वोट करने जाते हैं तो एक खुला प्रणाली के आधार पर मतदान होता है, ठीक है साथियों। और बंद मतदान क्या होता है साथियों? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो इनडायरेक्टली मतदान होता है ना, गुप्त रूप से मतदान होता है, उसको हम बंद मतदान कहते हैं, ठीक है। और भारित मतदान क्या होता है साथियों? भारित मतदान का होता है मत मूल्य के आधार पर उसको एक मतलब वैल्यू के आधार पर मत मूल्य निकाला जाता है, किसी स्टेट का या फिर एमपीज़ का मत मूल्य निकाला जाता है, तो उसको भारित मतदान कहा जाता है, ठीक है साथियों। प्रॉक्सी मतदान क्या होता है साथियों? एनआरआई, जैसे एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंशियल इन इंडिया, ठीक है। मतलब जो यहाँ के नहीं है, जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर में रह रहे हैं साथियों, तो वो वहाँ पे क्या मतलब एक विशेष वो रिक्वेस्ट करके मतलब मदद के मतलब वो वोट डालने के लिए वोट डालने के लिए वो मांग कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉक्सी मतदान के अंतर्गत आता है। जो भारत में ना रह रहे, भारत से बाहर रह रहे होते हैं, वो इसका मतदान करते हैं। सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है मतदान को करने के लिए। उसी प्रकार नकारात्मक मतदान है, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, अभी इंडिया में ये लागू नहीं हुआ है साथियों, ठीक है। नेगेटिव मतदान का जो अभी इंडिया में अभी लागू नहीं हुआ है, अगर किसी को वोट नहीं देगा तो नकारात्मक वोट के रूप में समझा जाता है उसको। तो दोस्तों साथियों, हमने अभी देखे मतदान के प्रकार कितने प्रकार हैं, लगभग 5 प्रकार देखे हमने। पहला खुला मतदान, फिर बंद मतदान, फिर भारित मतदान, फिर प्रॉक्सी मतदान, फिर नकारात्मक मतदान। अब देखिए साथियों, चुनाव के प्रकार देख लेते हैं। चुनाव के कितने प्रकार हैं? चुनाव के देखिए साथियों, चुनाव के जैसे एक आम चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद पूर्ण होने के बाद जो चुनाव होते हैं उसको आम चुनाव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं? मिडिल टर्म जो इलेक्शन होते हैं, जैसे अवधि से पहले अगर कोई निकाय भंग हो जाती है, जैसे अवधि से पहले, जैसे लोकसभा जैसे भंग हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, अवधि से पहले भंग हो जाती है, तो 6 माह के भीतर जो इलेक्शन कराने होते हैं उसको क्या होते हैं? मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है साथियों? जैसे एमएलए, यदि जैसे एमपी या एमएलए त्यागपत्र दे देता है या वो निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो उस दौरान जो चुनाव कराए जाते हैं उसको उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है साथियों। और एक होता है स्नैप पोल। स्नैप पोल क्या होता है साथियों? जब संसद या विधानसभा को अचानक भंग कर दिया जाता है साथियों, ठीक है। संसद या विधानसभा को अचानक भंग कर दिया जाता है, इमीडिएटली किसी चीज़ को सडन कर दिया जाता है, तो उसी दौरान को क्या होता है साथियों? उस दौरान जो चुनाव कराया जाता है उसको स्नैप पोल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
इलेक्शन कमीशन आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिसको ज़रूरत है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत रहते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।